मैं देखती हूँ तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स देखते नहीं हो, फिर भी आप लोग को रिकॉर्डिंग्स। यू हैव नॉट गिवन टेस्ट, ओके कृष्णा, मुझे तो लग रहा था कि आप क्लास में थे। हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लिक एसिड? क्या पता है आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में? चलो फटाफट बताए, हम आगे चले, नहीं तो आज ये सभी क्या मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा हर किसी का? अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एडमिट ही नहीं करूंगी, जो बच्चे मुझे लगेंगे उनको ही मैं एडमिट करूंगी, अगर आपको आंसर नहीं करने तो फटाफट बताएं। डॉली, डॉली है क्लास में? यस। व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लिक एसिड? द नेम इटसेल्फ इंडिकेट व्हाट? नेम से क्या पता चलता है न्यूक्लिक एसिड मींस व्हाट? Such a simple question I'm asking you. What do you know about nucleic acid? डॉली बर्डे करके कोई है, राइट? गिरीश, इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल, कैरिंग मॉलिक्यूल, इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल. Okay, that is a nucleic acid. Such a, we can say, smart answer. Information carrying molecule. Either that is a DNA or that is a RNA. ठीक है, डॉली ने तो आंसर किया नहीं. ठीक. Nucleic acid. If I am talking about DNA and if I am talking about RNA, that is a nucleic acid. Nucleic acid, so something that is in an acidic form having acidic group present inside न्यूक्लियस, जो कि ऐसा कुछ सब्सटेंस, ऐसा कुछ बायोमोलिक्यूल जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो एसिडिक फॉर्म का होता है, एसिडिक होता है. वी कॉल इट एज व्हाट? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड बिकॉज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड समथिंग फॉस्फेट ग्रुप वहां पे उसके साथ ज्वाइन होता है, तो हम उसको एसिडिक नेचर कहते हैं. ठीक है, दिस इज इन जनरल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड. बायोमोलिक्यूल केमिकल बेसिस पे अगर बताना हो तो कि कुछ जो भी न्यूक्लियस के अंदर है जिसका एसिडिक कुछ क्या है नेचर है, वी कॉल इट एज न्यूक्लीन. इधर वी कॉल इट एज न्यूक्लीन. साइंटिस्ट ने पहले इसको न्यूक्लीन कहा और बाद में उसको उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, a genetic material we call it as, because the DNA that is passed from one generation to the another, यानी genetic information वो carry करता है. अब अगर गिरीश कहते इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल, दैट इज मोर करेक्ट वी कैन से. ठीक है, इन जनरल एस्पेक्ट रिगार्डिंग वी कैन से न्यूक्लिक एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो, देन हिस्ट्री देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे. सच अ इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूक्लिक एसिड इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, और ये टॉपिक आपका 12th क्लास में फंडामेंटल को लिंक करेगा. फंडामेंटल प्रोसेसेस इसको लिंक करेगा. मींस अगर ये ठीक है आपका तो आपका जेनेटिक्स ठीक है. इफ यू हैव अ कमांड ऑन न्यूक्लिक एसिड से, देन जेनेटिक समझना भी आपके लिए इजी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस समझना भी आपके लिए इजी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, ये भी समझना इजी हो जाएगा, ये भी समझना आपके लिए इजी हो जाएगा. हाँ, ये सभी जो टॉपिक है, इवन इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी टॉपिक आपको 12th क्लास में लिंक होने वाले हैं. और यही टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे. बाकी सीरीज टॉपिक है जो जिसपे क्वेश्चंस इतने ज्यादा रेज नहीं होते. मेन कंसेप्चुअल जो मेन टॉपिक होते हैं वो ये है, और इनका बेस है आपका डीएनए. डीएनए सेल बायोलॉजी के लैंग्वेज में मैंने क्रोमैटिन बहुत अच्छे से समझा है आपको. सेल बायोलॉजी के लैंग्वेज में, यहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल के लैंग्वेज में समझाने जा रही हूँ. केमिस्ट्री बेस समाउ बायोमोलिक्यूल, उसका केमिकल नेचर क्या है, कैसे बना है, ऑल दिस थिंग. जितना बायो के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है उतना ही. एक टॉपिक हमने प्रोटीन का छोड़ा है जो कि टेस्ट से रिलेट करता है. प्रोटीन के लिए भी टेस्ट होती है, बायोरेट टेस्ट एंड रेस्टलर टेस्ट. ये टॉपिक मुझे आपको बताना है. इसके बेसिस पे मुझे लगा कि रिवर्स मेथड में भी बता दूंगी, बट कोई क्वेश्चन उस बेसिस से मुझे मिला नहीं अभी तक, तो मैं उसको ऐसे ही आपके पास आपके नोट्स में ऐड ऑन कर दूंगी.
ये टॉपिक पेंडिंग है, ठीक है। तो अब तक हमने सेल बायोलॉजी टॉपिक क्लियर किया है, अब तक हमने सेल डिवीजन टॉपिक क्लियर, चैप्टर कंप्लीट किया है सेल डिवीजन, और अब हम बायोमोलिक्यूल पे हैं, राइट। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद बायोमोलिक्यूल। अगर आपको पता हो नीट का जो सिलेबस है उसमें बॉटनी और जू, राइट, और जू, ये दोनों पे 50-50% वेटेज होता है, और सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, और वी कैन से दैट दिस फंडामेंटल प्रोसेस जो कि 12th क्लास में आएगा, और ये सब कुछ इंक्लूड होता है, 11th-12th का कंप्लीट सिलेबस इंक्लूड होता है आपका नीट में। तो ये सब कुछ कॉमन है, मींस ये आपको बॉटनी में भी लिंक होंगे इसके क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चन आपको जू में भी लिंक होंगे, बिकॉज सेल डिवीजन तो प्लांट में भी होता है, और सेल डिवीजन ह्यूमन में भी, एनिमल्स में भी होता है। सेल बायोलॉजी सेल प्रेजेंट इन प्लांट आल्सो एंड एनिमल आल्सो, डिवीजन भी होगा। बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सेल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, डीएनए, ये भी वहां पे कॉमन हो जाएगा। फंडामेंटल प्रोसेस की बात करें जिसमें कि हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को डिटेल में देखेंगे, ये भी, यानी ये जो टॉपिक हम लोग जितना पढ़ा है और जितना पढ़ने वाले, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, यानी हमने अभी तक बॉटनी जू दोनों को कवर किया है, अब तक हमने कुछ स्पेशल पढ़ा नहीं है स्पेसिफिक फॉर बॉटनी या स्पेसिफिक फॉर जूलॉजी, हमने कॉमन टॉपिक पढ़े हैं। अगर आप देखोगे एनिमल किंगडम एंड ऑल दिस, तो वो डिटेल वो आपका डेडिकेटेड जू के लिए आएगा, या अगर हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे तो वो डेडिकेटेड जू के लिए आएगा। बट ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के क्वेश्चन आपको बॉटनी में भी मिलेंगे और जू में भी, मींस इसका वेटेज ज्यादा रहेगा, कीप इन माइंड, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करें इस टॉपिक को। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस भी देखेंगे, साइट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, and names of nucleoside, nucleotide, that is another very important one, and conclusion finally references का कुछ नहीं है, ठीक। न्यूक्लिक एसिड, सिंपल बातें करने वाले आज। न्यूक्लिक एसिड is the molecule that store the information for cellular growth and reproduction. I guess this definition, yeah, this line is not that much tough for you to understand. आपको पता है न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए, डीएनए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा जिसके वजह से, डीएनए ऐसी कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा मींस डीएनए हैविंग अ जीन, एंड जीन दैट इज कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन, और ये प्रोटीन आगे जाके आपके सेल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। Maybe that protein getting converted into somehow hormone, तो वो हार्मोन आपके बाकी सेल्स को ग्रो करेगा, सेल के डिवीजन को बढ़ाएगा या बाकी चीजें। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट कब होगी, जब सेल्स की ग्रोथ होगी, सेल्स की डेवलपमेंट होगी, ऑब्वियसली तभी होगी। तो फॉर दिस पर्पस न्यूक्लिक एसिड इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड दैट इज अ कंप्लीट डीएनए का बात करेंगे, डीएनए हैविंग लॉट्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स, वी कॉल इट एज अ जीन। और हर कोई जीन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, हर कोई जीन में जीन के पास ऐसा कोई पर्टिकुलर कोड होता है कि जो किसी प्रोटीन को फॉर्म कर पाए, और ये प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ ईदर एंजाइम और हार्मोन्स दैट इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी, और समहाउ ये डीएनए अगर एक जनरेशन से, फादर से, मदर से बच्चे में, यानी कोई जाइगोट बन गया, बच्चे में ट्रेवल हो गया, तो वी कॉल इट एज व्हाट, रिप्रोडक्शन में भी ये न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है। आपकी बॉडी को ग्रो करने में भी, बॉडी को डेवलप करने में भी, बॉडी को रेगुलर वे में बॉडी के सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी न्यूक्लिक एसिड इज इम्पोर्टेंट। और सेकेंडली रिप्रोडक्शन में भी जो ट्रेवल होता है एक जनरेशन से दूसरे में, दैट इज आल्सो डीएनए, वी कॉल इट एज, इन केमिकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इसको न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सिंपल सी बात की। अब ये न्यूक्लिक एसिड अगर बात करें तो ये क्या है, these are डीएनए एंड आरएनए। बचपन से पढ़ रहे हो, ये कोई आपके लिए कोई टफ नहीं है। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डीएनए, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब तो हमने राइबोज भी पढ़ लिया है, डू यू नो राइबोज, दैट इज व्हाट, शुगर,
हम उसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। और दिस इज व्हाट पेंटोज शुगर, दिस इज व्हाट पेंटोज शुगर, राइट। कौन सा फॉर्म रहेगा, पायरानोज फॉर्म है कि फ्यूरानोज फॉर्म है? यस टेल मी विच काइंड ऑफ फॉर्म इज दिस? इस टाइप का जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस टाइप के फॉर्म को? भूल गए ना कार्बोहाइड्रेट? एक पायरानोज होता था, एक फ्यूरानोज होता था। यस टेल मी which type of structure is this, which type of structure is this? Furan structure na, furan structure. Yes, furan structure is there, है ना, furanose structure है ना, CH2OH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH और यहाँ पे OHH। याद रखना मैं सिर्फ राइबोज शुगर की बात कर, अगर मैंने यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, कट कर दिया और सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, तो दिस इज व्हाट नाउ डीऑक्सी। वो आगे डायग्राम में फिर से आएगा, यहाँ पे जस्ट इन जनरल बता रही थी। तो वॉट एवर इज अ न्यूक्लिक एसिड और वॉट एवर इज योर राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें जो राइबोज है वो एक सिंगल एंटिटी है जो कि इन्वॉल्व हो रही है न्यूक्लिक एसिड को बनाने में, या डीऑक्सी राइबोज। तो क्या आपका बन गया, क्या आपका बन गया न्यूक्लिक एसिड? नहीं, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको शुगर तो चाहिए ही चाहिए, मीन्स ये तो चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड व्हाट, नाइट्रोजन बेस। ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, स्लोली देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट आयंस कह सकते हो, ठीक है। ये तीनों जब आएंगे तो जाके वी कॉल इट एज कि हमारा एक डीएनए का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड बना है, एक पर्टिकुलर छोटा सा मोनोमर बना है, छोटा सा पार्ट बना है, और वो छोटे छोटे पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे और लंबा थ्रेड बनाएंगे, उसको हम कहेंगे डीएनए। जैसे अमीनो एसिड्स बनते थे छोटे छोटे और बाद में जब ज्वाइन होते थे तो प्रोटीन बनता था, वैसे ही अगर ये तीनों सब्सटेंसेस एक साथ आ जाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और ये न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होंगे तो जाके आपका क्या बनेगा, देन यू कॉल एज कि योर कंप्लीट डीएनए गेट्स फॉर्म या योर आरएनए गेट्स फॉर्म, व्हाटएवर जो भी बना रहे, ठीक है, इन जनरल। तो हमें यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्मॉल लेवल पे, तो छोटे से यूनिट की अगर बात करनी है हमें, हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं? इट नीड एक टाइप का शुगर जो कि 5 कार्बन का है, इधर अ राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, नाइट्रोजन बेस इज रिक्वायर्ड, दैट इज we will see, and another one is phosphoric acid। फॉस्फोरिक, इस तीनों को मिला के हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इतना आपको है, मुझे पता है, ठीक है। अब दिस पॉलीमर consisting of long chain of monomer, that is nucleotide। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जब आएंगे और उनकी लॉन्ग चेन बनेगी तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दैट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसमें कि बहुत सारे, यहाँ पे जितनी लॉन्ग चेन है इसको कहेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इसी का ही दूसरा नाम है, इधर डीएनए कहो और आरएनए कहो, डिपेंड करता है हम डीएनए कौन सी शुगर इन्वॉल्व है, कौन से नाइट्रोजन बेस इन्वॉल्व है, उस बेसिस पे हम उसको कंसीडर करेंगे कि डीएनए है कि आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कह सकते हैं बिकॉज वो न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन। सबसे छोटा मोनोमर इज अ न्यूक्लियोटाइड दैट विल जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ चेन। और ये जॉइन कौन से बॉन्ड से होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दैट वी विल सी, डोंट, ठीक है, अभी नहीं लाना है उसको। अब यहां तक तो हो गया, अब हमें इन जनरल इंफॉर्मेशन तो पता है। अब न्यूक्लियोटाइड में बनाने में ये होता है, नाइट्रोजन बेस आते हैं, ये भी मैंने बता दिया, पेंटोज शुगर आती है, इधर राइबोस, अगर मैं आरएनए की बात करूं तो
एंड डीऑक्सीराइबोस अगर मैं डीएनए की बात करूं। ये तो बच्चों वाला केस खत्म। या फॉस्फेट ग्रुप कहो या फॉस्फोरिक एसिड कहो, H3PO4 कहो या फॉस्फेट आयन के फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब a few key events leads to the discovery of the structure of DNA. इन जनरल डीएनए का स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया? तो डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर। इस नाम को अच्छे से माइंड में फिक्स कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन 1868 और उसने इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। लेटर ऑन उसको ही हमने एसिडिक नेचर की वजह से क्या बोलने लगे आगे जाके? न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक सब्सटेंस, उसने फ्रेडरिक मिशर ने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। ही नेम इट एज अ न्यूक्लिन। लेटर ऑन वी कॉल इट एज अ न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। अब ये कब की बात थी? दिस वाज हैपन इन 1868। 1868 में फ्रेडरिक मिशर की बात थी, ठीक है। अब उसके बाद 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने he discovered very simple but famous double helical structure model for the structure of DNA. यानी DNA का what exactly DNA is, that is discovered by Frederick Misher. but वो जो helical structure जो दिया है, जो आपका डीएनए होता है वो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस हेलिकल फॉर्म। इस टाइप से उसके टर्न्स होते हैं। ये सब कुछ किसने बताया? इस स्ट्रक्चर को किसने आगे लाया? स्ट्रक्चर पुट फॉरवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। उसके बाद ये उनका दोनों का पिक्चर, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक एंड वाटसन, क्या बताया कितना ज्यादा फेमस। बट ऐसा माना जाता है कि रोजलिन फ्रैंकलिन जो थी उसने मैक्सिमम इस पे स्टडी की थी, बट आगे जाके रोजलिन फ्रैंकलिन की स्टडी को सप्रेस किया गया और वाटसन एंड क्रिक की स्टडी को आगे लाया गया। रोजलिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड दी थी। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे क्या किया था? डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी आइसोलेशन के लिए, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन वाया एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, उसने क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर को आगे बताया था, बट वाटसन एंड क्रिक ने उसका हेलिकल स्ट्रक्चर बताया। बट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड ही तो हम करते हैं, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन, जिसके वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर बताना इजी होता है। तो मेन सबसे अच्छा तो वर्क इसने किया था, बट रोजलिन फ्रैंकलिन का नाम इतना आगे नहीं आया। वाटसन एंड क्रिक के नाम से वो हेलिकल स्ट्रक्चर फेमस हो गया, बट रियल हीरोइन इज रोजलिन फ्रैंकलिन एंड विल्किन, ठीक है। अब इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया है। याद रखना, हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जेम्स वाटसन, इनिशियल बात करेंगे तो फ्रेडरिक मिशर, ठीक है। और ऐसा जो मैंने जो आपको ये जो कंसेप्ट बताया है ये वाला कि रोजलैंड फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, यस रियल में ये है। रोजलैंड फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, बट नोबेल प्राइज विनर वाटसन एंड क्रिक बने, ठीक है। जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे। अब ये बहुत सारे और डिस्कवरीज है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 1868 में फ्रेडरिक मिशर की बात की थी, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लिन दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पर्स न्यूक्लियोसाइड्स, पर्स सेल्स ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, आपके WBC के बेसिस पे उसमें से उन्होंने क्या किया है? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया है। अब ये 1944 में एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, मैक्लियोड मैककार्टी, एवरी अलग, मैक्लियोड अलग और मैककार्टी अलग, इन्होंने कंफर्मेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने ये बताया कि हाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए जाता है, वो उन्होंने बताया। किसने? एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने। फ्रेडरिक मिशर ने
न्यूक्लियस के अंदर कुछ होता है, दैट इज अ न्यूक्लिन, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, इतना बताया। वाटसन एंड क्रिक ने हेलिकल स्ट्रक्चर बताया। रोजा फ्रैंकलिन ने क्या बताया? रोजलैंड फ्रैंकलिन ने क्या बताया? एक्सरे डिफ्रैक्शन की मेथड के बेसिस पे आपको क्या किया? डीएनए के स्ट्रक्चर को हेलिकल फॉर्म में आइसोलेट करने की इजी कंसेप्ट बताया। एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने बायोकेमिकल एक डिस्कवरी की, बायोकेमिकल एक एक्सपेरिमेंट किया, उस बेसिस पे उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया कि हाँ, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। दिस थिंग क्लियर होगी कब? जब आप रेप्लिकेशन पढ़ोगे, जो कि इस साल नहीं पढ़ना है, पर अभी मैं सिर्फ इतना बता के रख रही हूँ। वाटसन एंड क्रिक की बात आई। देखो, वाटसन एंड क्रिक ने जब हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, उसके पहले ही पता चल गया था हमें कि वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, 1944 में। 1968 में नीरेनबर्ग आया, जिसने जेनेटिक कोड की बात की। ये डील करता है प्रोटीन के बेसिस पे, प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है वो जेनेटिक कोड वहां पे आएगा। उसके बाद पहले डीएनए आएगा, डीएनए आरएनए, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, फिर आएगा ना प्रोटीन। तो 1968 में नीरेनबर्ग आया है। 1975 में टीमैन एंड बाल्टीमोर, उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड बताया। जनरली डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। कोई कोई वायरसेस ऐसे होते हैं, उनको कहते हैं हम रेट्रोवायरसेस। सी, रेट्रोवायरसेस, ये वायरस ना उल्टा चलते हैं, इनके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करना मीन्स क्या? डीएनए से आरएनए बनाना, राइट? डीएनए से आरएनए बनाना, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है, वो बेसिकली आपके रेट्रोवायरसेस में होता है। अगर ये वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट हो गया, तो ये अपना आरएनए देगा और अपने आरएनए से उल्टा चलेगा, वो डीएनए बनाएगा। और जब वो डीएनए बन जाएगा, वो डीएनए हमारे जीनोम के डीएनए में मिक्स्ड हो जाएगा, और हमारे जीनोम के साथ साथ वो भी हर बार रेप्लिकेट होते जाएगा और हमारे बॉडी में वायरल इंफेक्शन को कॉज करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, इसकी डिस्कवरी फ्रॉम किससे? रेट्रोवायरस से। किसने की? टेमीन एंड बाल्टीमोर ने। देखो, एक ही स्लाइड में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। गिलबर्ट एंड सैंगर्स, इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग की मेथड दी। डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेटर सीक्वेंस, जेनेटिक्स में आएगा, ठीक है। गिलबर्ट एंड सैंगर्स ने अपनी डीएनए सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो हमने पढ़ा था, एडमंड सैंगर्स, वही है वो सैंगर्स, ठीक है। अब मुलिस ने पीसीआर की टेक्निक दी। आपको पता है, अभी हम जो कोरोना वायरस की बात करते हैं, उसमें आरटीपीसीआर बहुत बार पढ़ते हैं। हैव यू नो दिस आरटीपीसीआर? किसी को पता है आरटीपीसीआर के बारे में क्या होता है? आरटीपीसीआर, रिवर्स आरटीपीसीआर इज रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। You know ना RT-PCR. PCR means polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डीएनए के साथ लिंक कर रही, इसलिए ये इस चार्ट में। तो ये जो मुलिस का पूरा नाम है कैरी मुलिस। क्या नाम है? कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ऐसा साइंटिस्ट है जिसने की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये डिवाइस बनाया। दिस इज अ डिवाइस, इट्स नॉट अ रिएक्शन। गेट इट? ओके, result rapidly, okay, हाँ, rapid, it's a rapid test for coronavirus. No, it's not a rapid test श्रुतिका। rapid test वो अलग है, वो एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे, वो प्लाज्मा टेस्ट और रैपिड टेस्ट अलग है। ये आरटीपीसीआर, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सम टाइम, बट ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, रियल टाइम पीसीआर, आरटीपीसीआर, ठीक है। और एक आरटी और एक होता है, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है। ये रैपिड टेस्ट नहीं है, और ये काफी वी कैन से जो रैपिड टेस्ट होती है उसके रिजल्ट्स हम लोग इतने कंसिडर नहीं करते, कभी कभी वो फेक भी हो जाते हैं रिजल्ट्स, पर आरटीपीसीआर के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं आरटीपीसीआर के, ठीक है। तो ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी जो लाई है, वो कैरी मुलिस ने लाई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट मीन्स हमारा जितना बड़ा जीनोम है, वो ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हमारा जितना बड़ा जीनोम है, उस जीनोम के सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं?
सीक्वेंस को फाइंड आउट करके उसको कोड कर उसको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में फिक्स कर रहे हैं। ये प्रोसेस किसने की? इतना बड़ा जीनोम, मिलियंस ऑफ, इतना लंबा जीनोम है हमारा, स्टार्टअप किसने किया था? अमेरिका ने, स्टार्टअप इन अमेरिका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मिलियन, कितने अरब पैसे लगे होंगे इसमें। 2001 तक, वेयर नियरली फिनिश कब तक हुआ वो? 2001 तक। ये भी मॉल बायो में आएगा। ठीक है। 1994 में चाइनीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। देखो चाइनीज लोगों ने भी किया था, एक अमेरिका ने किया। ठीक है, उससे पहले। अब आगे ये था, इसमें से आपको इसको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना है, कोरोना के बेसिस पे ये तो बहुत ही आएगा, समझ लो। गिलबर्ट सैंगर्स, तो इस पे क्वेश्चन आ ही चुका है। टेबिन बाल्टीमोर, अनदर इंपॉर्टेंट वन। वॉटसन एंड क्रिक, एवरी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे तो अमेरिका ने स्टार्ट किया, तो कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरीज, दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरीज। हमने डिस्कवरी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, और छोटी बड़ी डिस्कवरीज बहुत सारी और भी है। मिसेल्स एंड स्टार्क और बहुत सारे साइंटिस्ट और भी आएंगे, तो वो वन बाय वन देखेंगे। अभी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, अब थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। DNA and RNA are the nucleic acid. Simple. Long thread-like polymer made up of linear array of monomer that is called nucleotide. एक DNA RNA एक long thread-like structure है, thread-like structure है। अगर हम DNA की बात करें तो इस टाइप से अब हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड का एक क्या है? लॉन्ग चेन है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? शुगर, शुगर दैट इज अ पेंटोज वन। नाइट्रोजन बेस, either a purine or pyrimidine, what exactly it is that we will see. And phosphate, we call it as phosphoric acid, और यहाँ पे आयंस की फॉर्म में दिया है, फॉस्फेट आयंस। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में नहीं दिया है, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये तीनों जब आ जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड एक कंसेप्ट होता है, वो देखते हैं। ठीक, न्यूक्लियोटाइड का और अच्छा एक स्लाइड लेके आई हूं, देखो। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट, शुगर, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। इतना रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। व्हाट इज बेस? बेस मींस व्हाट? नाइट्रोजन बेस। कंप्लीट नाम नहीं है ये, कंप्लीट नाम है नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस आपका एक 6 मेंबर्ड भी हो सकता है, या नाइट्रोजन बेस आपका 6 मेंबर्ड भी हो सकता है, या 9 मेंबर्ड भी हो सकता है। हम देखेंगे, अगर वो बड़ा है 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर, तो उसको हम प्यूरिन कहेंगे। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन डालना भूल गई हूँ। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे भी नाइट्रोजन आएगा। अगर यहाँ पे पिरिमिडीन की बात करें तो 6 मेंबर्ड रिंग है। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दैट नाइट्रोजन बेस, जिसमें कि नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, और जिसमें कि नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, नाइट्रोजन इज एग्जिस्टिंग इन दैट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नाइट्रोजन बेस। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें एडेनिन और ग्वानिन आएंगे, जो कि ये है प्यूरिन, जो कि 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। एडेनिन 6 amino purine. Adenine is what? 6 amino purine. 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या लगेगा? एक अमीन ग्रुप लगेगा। मैं जस्ट एक इन जनरल बता रही हूँ, याद रखने का तरीका। 6 amino purine in general. This is adenine. What about guanine? Guanine is 6-oxy 2 amino purine, 6-oxy 2 amino purine। 6-oxy guanine is what? यहाँ पे बना रही हूँ, guanine is 6-oxy 2 amino purine. This is a guanine, this one is a guanine, and this one is the adenine। ये दोनों जो स्ट्रक्चर बने हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा इमिडाजोल रिंग मिल रही है, ये वाली।
दिस एक्स्ट्रा रिंग, दिस वन इज, और जिसके वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी एन होता है, मैं कंप्लीट एन का अभी तक आपको नहीं बताया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी 9 मेंबर जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये वाला एडिशनल लग रहा है इमिडाजोल रिंग, ये जो रिंग है एडिशनल लगती है, जिसकी वजह से 9 मेंबर जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज अ प्यूरिन वन। कौन से? वो एडेनिन और ग्वानिन, एंड दिस प्यूरिन आर कॉमन वॉट एवर इन आरएनए और डीएनए, हर दोनों में हमें नाइट्रोजन बेस करके इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है, इधर एडेनिन ग्वानिन रैंडमली मिलते जाएंगे। What about pyrimidine? अभी तक तो हमने ये वाला पढ़ लिया 6 अमीनो, ये हो जाएगा। फिर से मैं एक अपने खुद से लिख के लाऊंगी किस किस का क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब साइटोसिन की बात करते हैं, थाइमिन की बात करते हैं, यूरासिल की बात करते हैं। साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, यहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा, इस टाइप से सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा। दीज आर द 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। कौन से मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है? 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। अब adenine, guanine, cytosine, thymine, this can be present in DNA only. अगर कोई डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे तो AGCT मिलेगा, बट अगर कोई आरएनए का स्ट्रक्चर बना रहे तो CU मिलेगा। यानी यहाँ पे ये जो प्लेस है थाइमिन की, जो प्लेस है वो थाइमिन नहीं मिलता हमें किसमें? आरएनए में। इन प्लेस ऑफ थाइमिन यू विल गेट यूरासिल। दिस इज अ pyrimidine स्ट्रक्चर, दिस इज अ pyrimidine स्ट्रक्चर जो कि 6 मेंबर्ड, जिसमें कि 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर 1 2 3, यहाँ पे मैंने दिखा है अभी 6, और ये जो है वो क्या है? 9 मेंबर्ड है, ठीक है। ये 9 मेंबर्ड है और ये 6 मेंबर्ड है। ओके फाइन यहाँ तक। अब वो साइटोसिन और इनके स्ट्रक्चर्स में आपको बताती हूँ, दोनों पर ये आसपास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, ठीक। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला मैं अभी नहीं लाऊंगी, बाद में। अब देखो यहाँ पे ये रखा है आपके लिए, क्या कहते हैं उसको? डिफरेंशिएटिंग पोर्शन। दिस इज अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, दिस इज आरएनए न्यूक्लियोटाइड। व्हाट बेसिक डिफरेंस इन दिस? फर्स्ट डिफरेंस इज हियर, एक ऑक्सीजन उड़ा दिया, फटाफट ज्वाइन करना है। एक ऑक्सीजन को हमने उड़ा दिया, यहाँ पे मिल रहा है हमें, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हम दिस इज अ डीऑक्सीराइबोस। वेट, मैं इसको एक बार होने ही दो क्लास को खत्म, यानी इस मीटिंग को, बिकॉज बीच बीच में करना, मुझे जो बताना है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फटाफट ज्वाइन करते हैं फिर से।